ठीक है। तो आज की क्लास में हम बेसिकली कंडक्टर्स के बिहेवियर के बारे में बात करेंगे और बहुत सारी क्वेरीज आपके दिमाग में चल रही थी पुरानी, जो मैं रिजॉल्व नहीं कर रहा था। कंडक्टिंग शीट होगी तो क्या होगा, नॉन कंडक्टिंग शीट होगी तो क्या होगा, थिन शीट, थिक शीट, ये सारी चीजें। और इसके अलावा एक हमने शुरू में एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में डिस्कशन की थी, तो उसकी एक बेटर पिक्चर यहाँ पे आपके सामने आएगी। तो पहले हम कंडक्टर्स की बात करने वाले हैं। तो यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज अ कंडक्टर। तो आपको एक कंडक्टर की पिक्चर दिमाग में आनी चाहिए कि कंडक्टर से क्या मतलब होता है, उसके बाद आप इस टॉपिक को अच्छे से यूज कर पाएंगे। तो रूटीन लाइफ में जैसे हम बात करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट कंडक्टर है, कोई ऑब्जेक्ट इंसुलेटर है, तो एक लेमैन की टर्म्स में बात करूं तो कंडक्टर कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट हो गया जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने दे सकता है अपने अंदर से। दैट मीन्स जिसके अंदर आसानी से एक इलेक्ट्रिक करंट सेटअप किया जा सकता है। मतलब रूटीन लाइफ में बात करें तो अगर हम उसके क्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे, एक सेल से कनेक्ट करेंगे, तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो सेटअप हो जाएगा। और उसमें फिर आपने ऐसा 9th या 10th में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा रेजिस्टेंस के बारे में। कुछ कंडक्टर्स का कम रेजिस्टेंस होता है, कुछ का ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, कुछ अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, कुछ बुरे कंडक्टर्स होते हैं। कॉपर की कंडक्टिविटी कुछ डिफरेंट होती है, सिल्वर की कंडक्टिविटी डिफरेंट होती है, गोल्ड की डिफरेंट होती है। राइट। तो इस चैप्टर में व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कंडक्टर्स, तो कंडक्टर मतलब अच्छा कंडक्टर और इंसुलेटर मतलब नॉन कंडक्टर। राइट। तो यहाँ पे हम ये कंपेयर नहीं करेंगे कि कॉपर ज्यादा अच्छा कंडक्टर है या एल्यूमिनियम ज्यादा अच्छा कंडक्टर है। यहाँ पे कंडक्टर का मतलब है बस कंडक्टर। जैसे कि कोई भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट ले लिया तो हमारे लिए वो एक अच्छा कंडक्टर है, दैट्स ऑल। वो बहुत अच्छा कंडक्टर है या थोड़ा कम अच्छा कंडक्टर है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो या तो अपने पास कंडक्टर होगा या इंसुलेटर होगा, दो ही कैटेगरी है हमारे पास। इधर वी विल हैव अ कंडक्टर और एन इंसुलेटर। तो व्हाट इज अ कंडक्टर बेसिकली? तो कंडक्टर बेसिकली हमारा एक ऐसा सब्सटेंस हो गया जिसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि उसकी बॉडी के अंदर फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो कंडक्टर इज अ सब्सटेंस हैविंग ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स that can move freely in the substance। ठीक है। इस चैप्टर में ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स। और अपने को ये नहीं सोचना है कि इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा या उसकी कंडक्टिविटी कम है। बस मेटल लिख दिया या कॉपर लिख दिया या एल्यूमिनियम लिख दिया, हमारे लिए इतना सफिशिएंट है। वी डोंट हैव टू वरी अबाउट की कंडक्टिविटी बेटर किसकी है। कंडक्टर है मतलब कंडक्टर है। और नॉर्मली जो कंडक्टर्स हमारे बनते हैं, जो सॉलिड सब्सटेंसेस हमारे कंडक्टर्स होते हैं कोई भी मेटल, तो उसमें जब जैसे जिंक का सॉलिड बनता है, तो जिंक एटम्स अपने आउटर इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं और खुद पॉजिटिवली चार्ज कर्नल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इनके जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स ये लूज कर देते हैं, ये जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं, हर एक जिंक एटम अपने आउटर इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रीब्यूट कर देता है सॉलिड के अंदर। और ये सारा जिंक एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स एक क्लाउड बना लेते हैं। आई वुड से एक सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बन जाता है, जिसमें अब ये डिस्टिंक्शन नहीं रहती कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस जिंक ने डोनेट किया था। तो जनरली जो भी मेटालिक सॉलिड्स होते हैं, जनरली जो भी मेटालिक सॉलिड्स होते हैं, उन मेटालिक सॉलिड्स के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है। ध्यान से समझना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैं एक मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, मैक्रोस्कोपिक व्यू की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है। तो मैक्रोस्कोपिक व्यू की बात कर रहा हूं, तो एक पॉजिटिवली चार्ज्ड सॉलिड ऑब्जेक्ट है एंड इट इज सुपर इम्पोज्ड विद
a fluid of negative charge which we usually call as a sea of electrons। ठीक है, तो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मैं ऐसी टर्म्स इसलिए यूज कर रहा हूँ, फ्लूइड ऑफ नेगेटिव चार्ज या फिर सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये टर्म्स इसलिए यूज कर रहा हूँ कि आपको इंडिविजुअल चार्ज पार्टिकल्स नहीं दिखने चाहिए, आपको एक कंटिन्यूस चार्ज दिखना चाहिए। ठीक है, तो यू शुड ऑब्जर्व ए कॉन्टिन्यूस चार्ज, क्योंकि ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स एंगेज हैं उसके अंदर, ऐसा नहीं है कि मतलब 2 4 5 इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्डर है वो मोल्स के ऑर्डर का है। तो मोल्स के ऑर्डर का है मतलब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है छोटे से एरिया में, या 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और अच्छे खासे डेंस ऑब्जेक्ट होते हैं मेटालिक सॉलिड्स हमारे, तो थोड़ी सी ही वॉल्यूम में काफी सारे मोल्स होते हैं। तो मोल्स मतलब 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो एक कंटिन्यूस चार्ज फील्ड इन दी स्पेस दिखना चाहिए, आपको ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स और बीच में ब्लैंक स्पेसेस है। तो यू शुड ऑब्जर्व अ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन स्पेस, आपको बीच में वॉइड्स नहीं दिखने चाहिए। आपको मैक्रोस्कोपिक व्यू की बात करें तो आपको क्या दिखना चाहिए, आपको दिखना चाहिए कि एक पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है और इट इज सुपर इम्पोज्ड विद इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिवली चार्ज फ्लूइड। मैं इसको ऐसे भी कहता हूं, मैं कंडक्टर को अपने आप में एक कंटेनर की तरह ट्रीट करता हूं। कंटेनर है, एक पॉजिटिव चार्ज का बना हुआ कंटेनर है, और वो पॉजिटिव चार्ज के कंटेनर ने नेगेटिवली चार्ज फ्लूइड को होल्ड किया हुआ है, और नेट चार्ज उसका 0 है। ठीक है, तो इन अ न्यूट्रल कंडक्टर the net charge is 0, तो positive charge is superimposed with the same amount of negative charge। the only difference is positive charge जो है वो आपका वो एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, और जो नेगेटिव चार्ज है वो एक फ्लूइड है, जो उसे सॉलिड ऑब्जेक्ट, पॉजिटिवली चार्ज सॉलिड ऑब्जेक्ट ने होल्ड करके रखा हुआ है। ध्यान से समझना, होल्ड करके रखा हुआ है। ये इंटरेस्टिंग चीज है, इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आपको इस लॉजिक की जरूरत कहाँ पड़ेगी। तो यू मस्ट अंडरस्टैंड बाय द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल कि क्या होने वाला है। तो सपोज फ्री स्पेस है, देर आर नो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग, और एक कंडक्टिंग रॉड है मेरे पास, ना ग्रेविटी है ना कुछ है, एक कंडक्टिंग रॉड है हमारे पास, और ये कंडक्टिंग रॉड मैंने यहाँ पे रखी। तो इस कंडक्टिंग रॉड को कैसे विजुलाइज करेंगे, इस पूरी की पूरी कंडक्टिंग रॉड को आप एक पॉजिटिव चार्ज का भरा हुआ मान लो। तो ये जो ब्लू कलर से मैं दिखा रहा हूँ ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कंडक्टिंग रॉड अपने आप में एक पॉजिटिव चार्ज है, और उसके अंदर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स, ये ग्रे कलर से आप समझ लें कि मैं एक फ्लूइड दिखा रहा हूँ, नेगेटिव चार्ज का फ्लूइड। ठीक है, और आपको ये एज ए होल न्यूट्रल दिखाई दे रही है। ठीक है, अब सपोज एक एक्सटर्नल फोर्स लगनी शुरू कर देती है इस पे, अभी ये ऐसे रखा हुआ है और आपको कहीं पर भी कोई चार्ज नहीं दिख रहा है। अब सपोज एक फोर्स लगना शुरू हो जाती है इस कंडक्टिंग रॉड के ऊपर। नाउ अ फोर्स स्टार्ट्स एक्टिंग ऑन द बार टुवर्ड्स राइट। ठीक है, तो इस बार के ऊपर हमने फोर्स लगाई, तो ये जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है, सॉलिड कंटेनर है, इस सॉलिड कंटेनर पे मैंने फोर्स लगा दी, तो ये सॉलिड कंटेनर एक्सेलरेट करना शुरू कर देगा आगे की तरफ। और अगर पूरे ऑब्जेक्ट का मास m है तो ये आगे की तरफ एक्सेलरेट करना शुरू कर देगा विद एन एक्सेलरेशन f/m। ठीक है, अब आपको ध्यान होगा ऐसा फ्लूइड में आप ऐसे क्वेश्चंस करते थे,
कि अगर एक कंटेनर है और उसमें फ्लूइड भरा हुआ है, तो अगर आपने इसको ऐसे एक्सेलरेट करवा दिया तो क्या होता है फ्लूइड का? कंटेनर के फ्रेम में फ्लूइड पे पीछे की तरफ स्यूडो फोर्स लगती है और फ्लूइड ऐसे हो जाता है ना। तो इस कंटेनर के फ्रेम में इसके अंदर जो फ्लूइड है नेगेटिवली चार्ज फ्लूइड, उस पर पीछे की तरफ स्यूडो फोर्स लगेगी। तो इसका जो नेगेटिव चार्ज का फ्लूइड है वो फ्लूइड will shift backwards due to the pseudo force with respect to container की बात हो रही है, यदि with respect to the container की बात हो रही है, तो with respect to the container the fluid will experience a pseudo force in the left direction, so it will shift backward, और उसकी वजह से इसका नेगेटिव चार्ज का फ्लूइड थोड़ा सा इधर को शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जो मेरा ग्रे ऑब्जेक्ट था, ये मेरा फ्लूइड था, और ये इधर को शिफ्ट हो जाएगा। आप जितना रीजन में ब्लू और ग्रे एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रहे हैं, उतना तो आपको न्यूट्रल दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज अनकवर्ड हो गया। अनकवर हो गया मतलब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं है, और यहाँ से थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज अनकवर हो गया। तो इसके राइट एंड पे, राइट फेस पे आपको एक पॉजिटिव चार्ज दिखना शुरू हो जाएगा और लेफ्ट फेस पे एक नेगेटिव चार्ज दिखना शुरू हो जाएगा। ऐसा हमने बिगिनिंग में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के बारे में बात की थी, तो कुछ ऐसा डिस्कस किया था। ऑल्दो इस तरीके की पिक्चर मैंने वहां प्रेजेंट नहीं की थी, बट ठीक है, बोला था कि एक फेस पे नेगेटिव चार्ज रिलीज हो जाता है, दूसरे फेस पे पॉजिटिव। तो नाउ यू अंडरस्टैंड कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे अपीयर हुआ। पॉजिटिव चार्ज इमोबाइल होता है, पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता है। नेगेटिव चार्ज मोबाइल होता है, एंड इट इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द नेगेटिव चार्ज कि आपको यहाँ पे एक नेट नेगेटिव चार्ज दिखना शुरू हो जाएगा, और यहाँ पे आपको एक नेट पॉजिटिव चार्ज दिखना शुरू हो जाएगा, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हो जाएगी। आई कॉल दिस एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, जो कि चार्जेस से प्रोड्यूस हुई है। आगे जाके और भी इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी इस कंडक्टर के अंदर बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब ध्यान से फिर से मेरी बात सुने। पहले ये कंडक्टिंग रॉड स्टेशनरी थी, मैंने इस पे फोर्स लगानी शुरू की और इसने एक्सेलरेट कर दिया। जैसे ही मैंने फोर्स लगानी शुरू की इसके इलेक्ट्रॉन्स पे, इसके नेगेटिव चार्ज के फ्लूइड पे स्यूडो फोर्स लगनी शुरू हुई, उन्होंने पीछे की तरफ डिस्प्लेस होना शुरू हुआ। थोड़ी देर तक डिस्टर्बेंसेस रहेंगी और उसके बाद फिर एक इक्विलिब्रियम की स्टेट आ जाएगी। जैसे इस कंटेनर के बारे में सोचें, इस कंटेनर में फ्लूइड भरा हुआ था, मैंने राइट साइड की तरफ फोर्स लगानी शुरू की, तो थोड़ी देर इसका फ्लूइड ऑसिलेट करेगा इसके अबाउट, और फिर अल्टीमेटली विस्कोसिटी वगैरह की वजह से उसकी एनर्जी का लॉस हो जाएगा, ऑसिलेशंस खत्म हो जाएंगी, और अल्टीमेटली वो एक इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा इस कंडक्टर के रिस्पेक्ट में और स्टैटिक हो जाएगा। ऐसे ही इसका चार्ज थोड़ी देर के लिए इधर उधर डिस्टर्ब होगा, उसके बाद वो स्टैटिक हो जाएगा। स्टैटिक होने का मतलब वो चार्ज इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ गया विद रिस्पेक्ट टू द कंटेनर कंडक्टर। तो विद रिस्पेक्ट टू द कंडक्टर द फ्लूइड ऑफ नेगेटिव चार्ज experiences a pseudo force and attains a new position of equilibrium with some negative charge, with some net negative charge on the left face and positive charge on the right face. ठीक है, अब ध्यान से समझने मेरी बात। सर लिखना था। हाँ लिख लो सर आप ऊपर कर सकते हैं थोड़ा स्कूल।
हाँ कोई बात नहीं, स्क्रॉल कर लूंगा, मेरी बात सुन लो आप जरा भी ध्यान से। यस सर। तो विद रिस्पेक्ट टू दी कंडक्टर, विद रिस्पेक्ट टू दी कंडक्टर, कंडक्टर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमारा जो चार्ज है वो एक इक्विलिब्रियम की स्टेट में आ गया, राइट। तो कंडक्टर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमारे चार्ज ने एक इक्विलिब्रियम की स्टेट अटेन कर ली, और उस स्टेट में आपको इस कंडक्टर के अंदर एक लेफ्ट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई दे रही होगी ई। अब इसके नेगेटिव चार्ज के इक्विलिब्रियम के बारे में सोचते हैं। तो इसका नेगेटिव चार्ज अगर कोई लूं मैं, जैसे कि एक पार्टिकल ले लूं, उसके नेगेटिव चार्ज में मास m का और चार्ज माइनस ई का इलेक्ट्रॉन, तो उस पे एक स्यूडो फोर्स लग रही होगी लेफ्ट साइड की तरफ, कितनी, m इंटू ए। अगर इस कंडक्टर की एक्सिलरेशन है तो छोटा m क्या चीज है, मास ऑफ द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन और एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट। और उस पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रही होगी E इंटू ई। तो शुरू में केवल स्यूडो फोर्स लग रही थी जिसकी वजह से इसका फ्लूइड लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा था, और थोड़ी देर बाद एक कंडक्टर के फ्रेम में इक्विलिब्रियम की स्टेट आ गई, और इक्विलिब्रियम में क्या लिखूंगा, m इंटू ए इज इक्वल टू ई इंटू ई। तो मेरे को पता चल गया इस कंडक्टर के अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश हो जाएगी। तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इस्टेब्लिश हो गई इस कंडक्टर के अंदर, बिकॉज मैंने इस कंडक्टर को राइट साइड की तरफ एक्सेलरेट करना शुरू कर दिया। अगर इस कंडक्टर की लेंथ L है, और जैसा कि आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही है, तो इस कंडक्टर के क्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाएगा। इसका राइट फेस हायर पोटेंशियल पे आएगा, लेफ्ट फेस लोअर पोटेंशियल पे आएगा। राइट फेस पे पॉजिटिव चार्ज है, थोड़ा इधर तक दिखा देता हूं ताकि दिख जाए, लेफ्ट फेस पे नेगेटिव चार्ज है, और एक पोटेंशियल डिफरेंस इस कंडक्टर में एम ए बाई ई इंटू एल सेटअप हो जाएगा। तो इस एग्जांपल के हेल्प से मैं आपको कंडक्टर का इमेज विजुलाइज करवाना चाह रहा हूँ कि हाउ डू यू ट्रीट अ कंडक्टर। अब आप नोट कर सकते हैं, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। कहाँ से नोट करना है, यहाँ से? यस सर। हाँ नीचे यू शुड से। सर तो ये फेनोमेनन बस इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं, कोई भी फोर्स पे होगा कंडक्टर में। हम्म मैंने बिगिनिंग में एग्जांपल ही ऐसा लिया जिसमें मैंने बस ये बताया कि देखो, बाय सम मींस इस सॉलिड पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी, उस कंटेनर को मैंने एक्सेलरेट करवाना शुरू कर दिया बाय सम मींस, राइट। नाउ बिकॉज ऑफ दैट देयर विल बी एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड सेटअप विद इट, बिकॉज इसके अंदर एक मोबाइल नेगेटिव चार्ज है। ओके सर।
ठीक है, चलें आगे। यस सर। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कंडक्टर का बिहेवियर समझने के लिए। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि कंडक्टर के बारे में और क्या क्या सोचना है आपने। तो कंडक्टर में चार्जेस मोबाइल होते हैं। तो कंडक्टर के आप चार्जेस का जब भी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे तो कंडक्टर का जो मोबाइल चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, वो डिस्प्लेस हो जाएगा and it will acquire a new position of equilibrium। जैसे मैंने ये कंडक्टर पहले अकेला रखा हुआ था, कोई फोर्स नहीं थी, तो वो जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज थे वो एक इक्विलिब्रियम की स्टेट में थे और पॉजिटिव चार्ज के ऊपर पूरा पूरा नेगेटिव चार्ज सुपर इम्पोज किया हुआ था। अब हम ऐसी सिचुएशन लेते हैं जिसमें हम अलग अलग तरीके से उसके चार्जेस का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे और वी विल सी कि जब वो चार्जेस कंडक्टर के रिस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम अटेन कर लेंगे तो क्या होगा। तो इस टॉपिक का नाम ही शुरू में हम देखें क्या रखा था मैंने, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या है? स्टैटिक का मतलब इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं उस स्टेट ऑफ द कंडक्टर की जिसमें कंडक्टर के अंदर के चार्जेस कंडक्टर के रिस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। तो अंडर स्टैटिक conditions in a conductor, the net force on the mobile electrons या मोबाइल नेगेटिव चार्ज मस्ट बी जीरो। तो इस लॉजिक के ऊपर सारी की सारी थ्योरी बेस्ड है। अंडर स्टैटिक कंडीशन इन अ कंडक्टर द नेट फोर्स ऑन द मोबाइल नेगेटिव चार्ज मस्ट बी जीरो। तो हम जो भी क्वेश्चंस करेंगे उसमें पहला थॉट प्रोसेस हमारा ये होगा। और फिर से बोल रहा हूँ ये स्टैटिक कंडीशन की बात हो रही है। इससे आगे आने वाला चैप्टर हमारा होगा जिसमें हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे, उसमें कंडक्टर्स में करंट फ्लो कर रहा होगा। तो जब करंट एग्जिस्ट कर रहा होगा तो दैट मीन्स चार्जेस इक्विलिब्रियम में नहीं है, राइट। तो वहां पे नेट फोर्स जीरो नहीं करनी है, इनफैक्ट वहां पे कोई ना कोई नेट ड्राइविंग फोर्स लग रही होगी जो चार्जेस के फ्लो को मेंटेन कर रही होगी। अगर ऐसी कोई नेट फोर्स नहीं लग रही होगी, ड्राइविंग फोर्स जो चार्ज का फ्लो मेंटेन कर रही होगी, तो चार्ज इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, राइट। तो इसके अलग अलग एग्जांपल्स देखते हैं। तो मैं डिफरेंट डिफरेंट इलस्ट्रेशंस दूंगा। तो पहला मैं केस लेता हूं, ए न्यूट्रल कंडक्टर प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। कभी भी एक न्यूट्रल कंडक्टर को एक एक्सटर्नल फील्ड में रख देंगे तो क्या होगा, उसके बारे में क्या क्या सोचना अपने को। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन था जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था वो एक अलग डिफरेंट तरीके का क्वेश्चन था। वो बहुत रेयर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता। जनरली जो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करने वाली फोर्स होती है वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही होती है। एक सेकंड होल्ड करना। तो न्यूट्रल कंडक्टर प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की जब हम बात कर रहे हैं तो बेसिकली यहाँ पे एक कंडक्टर का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करने के लिए जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो एक इलेक्ट्रिकल फोर्स ही है। पिछले केस में वो मैंने एक मैकेनिकल फोर्स लगाई थी। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ इसका। तो सपोज मैं दो पैरेलल चार्ज शीट्स ले लेता हूँ, दो पैरेलल चार्ज शीट्स ले लेता हूँ। इसकी चार्ज डेंसिटी ले लेते हैं प्लस सिग्मा और इसकी चार्ज डेंसिटी ले लेते हैं माइनस सिग्मा। इन शीट्स के मटेरियल के बारे में कुछ नहीं सोचना है, ये फिक्स्ड
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है जिसका चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं करने वाला है। ये एक इनफाइनाइटली लार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज शीट की तरह बिहेव करने वाली है। तो इनका पर्पस है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करना। तो मैंने क्या किया, एक सेटअप लिया जिसमें दो पैरेलल शीट ऑफ चार्जेस हैं। फिर से बोल रहा हूँ, इन शीट्स का चार्ज अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता, ये ऐसा ही रहने वाला है। और ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देने वाली है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। मालूम है ऐसा, एक प्लस सिग्मा और एक माइनस सिग्मा हो तो ठीक है। और मेरे पास एक सपोज मेटेलिक स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर लिख दूं या मेटल स्फीयर लिख दूं, एक ही बात है। तो सपोज मेरे पास एक मेटेलिक स्फीयर है और इस मेटेलिक स्फीयर को मैं इस फील्ड में लाके रखने वाला हूं। तो मैं इस मेटेलिक स्फीयर को इन दोनों प्लेट्स के बीच में इंसर्ट करने वाला हूं। तो जब मैं इस मेटेलिक स्फीयर को इन दोनों प्लेट्स के बीच में इंसर्ट कर दूंगा तो क्या होगा, तो ये एक न्यूट्रल स्फीयर है। न्यूट्रल स्फीयर का मतलब इसका नेट चार्ज 0 है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसके पास चार्जेस नहीं है। तो ये मेरी शीट्स थी प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा वाली, और इन दोनों के बीच में लाके मैंने ये मेटल स्फीयर रख दिया। तो ये मैंने मेटल स्फीयर इन दोनों के बीच में लाके रख दिया। तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो इस मेटल स्फीयर के ऊपर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी मैंने ई नॉट, और उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके मोबाइल चार्जेस का इक्विलिब्रियम मैंने डिस्टर्ब कर दिया, और इसके इलेक्ट्रॉन्स पे एक पीछे की तरफ फोर्स लगने लगी ई इंटू ई नॉट। और इस बैकवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके मोबाइल चार्जेस यानी कि इसका फ्लूइड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लूइड ऑफ नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। तो आप ऐसे समझो कि एक पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर और एक नेगेटिव चार्ज का स्फीयर पहले एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज था, अब वो नेगेटिव चार्ज का स्फीयर थोड़ा सा लेफ्ट में शिफ्ट कर गया और पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर वहीं रह गया। तो इससे आपको इसके इधर एक नेट नेगेटिव चार्ज दिखना शुरू हो जाएगा, वेरिएबल चार्ज डेंसिटी का, और इधर एक पॉजिटिव चार्ज दिखना शुरू हो जाएगा वेरिएबल चार्ज डेंसिटी का। और ये जो नेगेटिवली चार्ज स्फीयर है ये तब तक लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करता रहेगा जब तक ये दोबारा से एक नई इक्विलिब्रियम की स्टेट अटेन नहीं कर लेता। और जब ये एक नई इक्विलिब्रियम की स्टेट अटेन कर लेगा तब इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स पे एक और फोर्स लगेगी ई इंटू ई, इसको ई आई लिख लेते हैं। तो ई नॉट क्या थी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, EI is the electric field due to the induced charges। ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ही है क्योंकि ये भी चार्जेस ने ही जनरेट की है। तो EI is the electric field due to induced charges। एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। और जब एक नई स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम आ जाएगी तो EI और E नॉट इक्वल हो जाएंगे, या फिर EI विल बी इक्वल टू एग्जैक्टली माइनस E नॉट, एंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कंडक्टर विल बी 0। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कंडक्टर बिकम्स 0। तो जो ये स्फेरिकल रीजन है, रेडियस r का स्फेरिकल रीजन है ये वाला,
ये सारा स्फेरिकल रीजन जो आपका है, इसके अंदर मतलब जितने ये ब्लू रीजन मैंने शेड कर दिया, ये कंडक्टिंग रीजन है। इस कंडक्टिंग रीजन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। इस कंडक्टिंग रीजन के सरफेस पे इधर आपको नेगेटिव चार्ज दिख रहा होगा, एक तरफ आपको नेगेटिव चार्ज दिख रहा होगा और एक तरफ आपको पॉजिटिव चार्ज दिख रहा होगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? सर आप थोड़ा सा ऊपर ले सकते हैं क्या? सर एक चीज इसमें पूछनी है। बोलो। सर ये EI जो आपने लिया है, ये चार्ज जो आपने पहले आपने शिफ्ट कर दिया फ्लूइड मतलब नेगेटिव चार्ज को, उसके बाद जो नेगेटिव और पॉजिटिव में चार्ज लग रहा है वो EI है क्या? हाँ, जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस कंडक्टर के अंदर सेटअप हो गए, उनकी वजह से डेवलप होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड EI है। और फिर आपने फील्ड एट कोई भी नेगेटिव चार्ज मतलब कोई भी एट एनी पॉइंट लिख के एट एनी रैंडम पॉइंट मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड नेट 0 कर दी। तो ओके क्योंकि सर। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी रैंडम पॉइंट पे ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ही थी, तो इसका मतलब इंड्यूस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड भी किसी भी रैंडम पॉइंट इन दिस कंडक्टिंग रीजन विल बी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट टुवर्ड्स राइट। लेफ्ट, बिकॉज ई नॉट की डायरेक्शन राइट साइड की तरफ थी। हाँ है ना? हाँ, आपने किस पे फोर्स लिखी सर, आप रिपीट कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लिखी ना, किसी भी अच्छा, ओके नेगेटिव ओके। चार्ज पे फोर्स लिखी ना मैंने। ये यस सर, यस सर। तो किसी भी नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लिखी तो ऐसे लिख लेते हैं अब, ठीक है? हाँ सर। तो EI will be equal to minus E naught. So that means the charges induced on the sphere will generate a uniform electric field in the metal sphere. आपको मतलब लग रहा है कि क्या स्फीयर के ऊपर चार्जेस से यूनिफॉर्म फील्ड जनरेट की जा सकती है? कभी देखिए आपने ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें हम एक यूनिफॉर्म फील्ड क्रिएट कर पाए स्फेरिकल सरफेस पे चार्ज देके? तो अगर आपको याद हो तो हमने ऐसा पढ़ा है कि अगर एक प्लस रो चार्ज डेंसिटी के स्फीयर पे एक माइनस रो चार्ज डेंसिटी का स्फीयर सुपर इम्पोज कर दिया जाए और उन दोनों के सेंटर्स के बीच में कुछ गैप हो, तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है उतने पोर्शन में जितने में चार्ज की सुपरपोजिशन हुई थी। रो into r vector by 3 epsilon naught, where r vector is the position vector of the center of the negatively charged sphere with respect to the center of the positively charged sphere. याद है ऐसा? यस सर। ये नोट कर लिया? थोड़ा सा स्क्रॉल कर लूं, जगह बना लूं लिखने की? सर एक सेकंड सर, ऊपर एक कर बार सकते हैं? रिपीट कर सकते हैं, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था ये वाला पार्ट। हाँ, भी मैं बोलने लगा हूँ दोबारा से, यहाँ तक जो लिखा हुआ वो देख लिख लिया आपने? सर एक हाँ सेकंड सर। थोड़ा ऊपर कर सकते हैं? ऊपर क्या है? और ऊपर सर आपने जो ब्लू कलर से हाईलाइट किया था। थैंक यू सर।
हो गया सर। ठीक है, तो अब मैं आपको याद दिलाता हूँ, ऐसा हमने डिस्कस किया हुआ है कि अगर मेरे पास एक प्लस रो और एक माइनस रो का स्फीयर सुपर इम्पोज कर दिया जाए, तो जितना पोजीशन सुपर पोजीशन वाला एरिया आ जाता है, जो कि चार्ज फ्री स्पेस क्रिएट हो जाती है एक्चुअली, और अगर ये वेक्टर आर है, तो इस पूरे रीजन में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाती है ना। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रो इंटू आर वेक्टर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट आती है, वेयर आर वेक्टर इज दी पोजीशन वेक्टर C1 C2। पोजीशन वेक्टर ऑफ C2 विद रिस्पेक्ट टू C1, नेगेटिव वाले का पॉजिटिव के रिस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर है ना। तो अब यहाँ पर भी यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यही तो हो रहा है। यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है और एक नेगेटिव चार्ज का स्फीयर, पहले पूरा सुपर इम्पोज था उसके ऊपर, तो आर वेक्टर 0 था। अब वो थोड़ा सा लेफ्ट में शिफ्ट कर गया, तो अगर वो थोड़ा सा लेफ्ट में शिफ्ट कर गया तो ऐसे आ गया, और अब आपको यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दिखना शुरू हो जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिखना शुरू हो जाएगा। और ये शिफ्ट बिल्कुल माइनर सा मान लो, तो सेंटर ऑलमोस्ट दोनों का कोइंसाइड करता हुआ मान लो, तो आपको एक यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ चार्ज दिख रहा है, नो सॉरी, आपको एक स्फीयर दिख रहा है जिसके सरफेस पे लेफ्ट हाफ में नेगेटिव चार्ज स्प्रेड है और राइट हाफ में पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड है, और यहाँ पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई। सर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कह सकते ना? नहीं, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आती, 0 होती। हाँ। है ना। तो यहाँ पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी कि रो x बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, वेयर x इज दी शिफ्ट, और वो x ये वाला डिस्टेंस हो गया, यहाँ वाला देखो, x ये वाला डिस्टेंस हो गया ये, क्यों? यस सर। ठीक है। अब अगर हम इसकी चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सोचें कि चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी आई होगी इस पे, तो यहाँ पे अगर आप एक छोटी सी डिफरेंशियल वॉल्यूम लें, यहाँ पे एक छोटी सी डिफरेंशियल वॉल्यूम लें सपोज, और उस डिफरेंशियल वॉल्यूम में चार्ज सोचें कितना होगा, तो यहाँ पे एक एरिया ले लेता हूँ मैं ds, तो वॉल्यूम हो जाएगी x ds इंटू रो, where rho was the charge density, डिवाइडेड बाय ds, ये यहाँ की सरफेस चार्ज डेंसिटी आ गई, इसको मैं सिग्मा नॉट लिख देता हूँ। ठीक है, बोलो। यस सर। तो यहाँ पर इस पॉइंट पे जो चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो सिग्मा नॉट है, जिसकी वैल्यू रो इंटू एक्स के बराबर मान ली हमने, या जो भी है, बस सिग्मा नॉट हो गई। अब अगर यहाँ सिग्मा नॉट है, तो मैं यहाँ से थीटा एंगल पे चलूं अगर, तो मुझे ये बताओ वहां पर ये डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, ये वाली, क्या वो इसके बराबर ही होगी या इससे कम होगी, इस एक्स से? यहाँ पर अगर मैं एक छोटी सी डिफरेंशियल वॉल्यूम लूँ, ये वाली, इसकी थिकनेस, सेम एरिया यहाँ ले रहा हूँ, कम। ये वाली थिकनेस, ये वाली थिकनेस, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना के देखें, ये यहीं बड़ा कर लेते हैं इसको,
तो मैं कौन सी थिकनेस की बात कर रहा हूं? तो ये सॉरी ये शिफ्ट एक्स है ना, ये वाली, ये कितनी होगी? तो अगर मैंने ये एंगल थीटा लिया था तो ये एंगल थीटा बनेगा एक्स और cos थीटा। ये एक्स कॉस थीटा आएगी। एम आई राइट? यस सर। सर सर वो एक चीज पूछनी है सर, वो एक्स कैसे है, मतलब वो जो आपने बनाई है हॉरिजॉन्टल। पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज का स्फीयर मैंने लेफ्ट की तरफ एक्स से शिफ्ट कर दिया है ना, तो 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस 2 पॉइंट हाँ जो सर, सेम हाँ हॉरिजॉन्टल हाँ लेवल पे उसमें तो एक्स का हाँ ही सर, डिस्टेंस एक्स आएगा ना। एक्स का एडिशन रहेगा। हाँ तो वहां जो सिग्मा, वहां जो वॉल्यूम हो जाएगी वो एक्स कॉस थीटा इंटू डी एस हो जाएगी। तो रो करेंगे तो वहां की चार्ज डेंसिटी हो जाएगी, डिवाइडेड बाय डीएस कर देंगे तो वहां की सिग्मा हो जाएगी, हम्म और ये सिग्मा नॉट कॉस थीटा हो जाएगी। हाँ यस सर। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि इस मेटेलिक स्फीयर पे जो मैंने यहाँ पे रखा था, इसमें अगर यहाँ पे सिग्मा नॉट चार्ज डेंसिटी आएगी तो यहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी आएगी उसकी वैल्यू कितनी आएगी? सिग्मा नॉट कॉस थीटा, राइट? तो एक तो ये आपको मैं सिखाना चाह रहा हूं कि अगर आप एक यूनिफॉर्म कंडक्टिंग स्फीयर को एक एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो आप उसका चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होगी ये सोच पाएंगे। एंड व्हाट आई एम डूइंग इज रिवर्स। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं पहले ये बोल रहा हूं कि मुझे पता है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आती है, तो अगर मैं एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर की उसके ऊपर उतना ही नेगेटिवली चार्ज स्फीयर रख के थोड़ा सा लेफ्ट में शिफ्ट कर दूं तो आई नो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट की जा सकती है। और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैंने आपको ये बताया कि इसके सरफेस पे चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी दिख रही होगी। हाँ जी, कुछ पूछ रहे थे सर? ये तो वो इरोडो का क्वेश्चन था, वो भी यही पूछ रहा था। बिल्कुल, इसी दिन के लिए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन दे 76। के स्मॉल रखे, रिलेटिव शिफ्ट होगा। इसी दिन के लिए मैंने आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देकर रखे हुए थे कि भैया उन क्वेश्चंस के ऊपर आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें। वो यही सिखाना चाह रहा आपको, बस वो इसको इस प्रैक्टिकल सिचुएशन से रिलेट नहीं कर रहा था, वो आपको केवल सिखा रहा था कि देखो एक स्फीयर के अंदर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आती है। और आप देखो, आप लोग मेरे से वो क्वेश्चन पूछ रहे थे लेकिन मैं वो डिस्कस नहीं कर रहा था आपसे क्वेश्चन, है ना। और सिग्मा नॉट की वैल्यू कितनी है? तो रो इंटू एक्स के बराबर है। और मुझे पता, मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको अब मैं सिग्मा नॉट लिख लेता हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे कितनी चाहिए? तो दैट इज नोन टू मी। क्यों नोन है? बिकॉज इट इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द एक्सटर्नल फील्ड, राइट। तो ये जो रो एक्स बाय 3 एप्सिलॉन नॉट है, यानी कि सिग्मा नॉट बाय 3 एप्सिलॉन नॉट है, ये मेरे को एक्सटर्नल फील्ड के बराबर चाहिए। दिस इज गिवन टू मी। तो मेरे को पता चल जाएगा सिग्मा नॉट कितना आने वाला है। तो मैं ये कैलकुलेट कर सकता हूं कि एक यूनिफॉर्म मेटेलिक स्फीयर को एक एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट में रख दिया तो उसकी चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी आएगी। और सिग्मा नॉट की वैल्यू निकल जाएगी और किसी एंगल थीटा पे जो चार्ज डेंसिटी होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो सिग्मा नॉट कॉस थीटा होगी। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? सर जो वो ऊपर वाला डायग्राम है
जब आप 1 मिनट स्क्रॉल अप कर सकते हैं। नहीं सर, इससे नीचे वाला सर, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड रो एक्स अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा लेफ्ट वाले में? हाँ होगा ना। ओके सर। तो रो एक्स बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, तो रो एक्स इज सिग्मा नॉट, इसलिए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को सिग्मा नॉट बाय 3 एप्सिलॉन नॉट लिख दिया। यही तो लिखा, उसी की तो बात कर रहा हूं मैं। आई डोंट नो मिस, आप क्या कंफ्यूज हुए? पूछो दोबारा से, सोच के पूछो क्या पूछना चाह रहे थे नहीं आप सर, मुझे। वो फिगर में रो एक्स अपॉन एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट नॉट लिखा दिया है। होगा। कहाँ पे? हाँ सर, इसलिए हाँ इसके इसलिए लिए मुझे कंफ्यूजन। कंफ्यूज हुआ। अच्छा। तो बताओ ना कि यार गलत लिख दिया। रो एक्स बाय 3 एप्सिलॉन नॉट होगा। और कोई डाउट? ठीक है, तो ये तो आइडिया हो गया। एक स्पेशल केस मैं आपके सामने रखना चाह रहा था कि ऐसा हो तो क्या होगा। अब कुछ और कॉन्क्लूजन्स, इंपॉर्टेंट कॉन्क्लूजन्स हमने यहां पर देखने हैं। जितना भी कंडक्टिंग रीजन था, कंडक्टिंग रीजन का मतलब वो स्फेरिकल रीजन, इन दी कंडक्टिंग रीजन the net electric field at every point is 0। इससे क्या क्या इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स हम निकाल सकते हैं? एक, पहला, दिस स्पेस, कंडक्टिंग स्पेस इज इक्विपोटेंशियल, राइट? दूसरा, द सरफेस of this conducting space, boundary, the bounding surface of this conducting space is an equipotential surface। क्यों? तीसरा, there must not be any net charge at any point in the conducting space। जो भी नेट चार्ज है वो कंडक्टिंग स्पेस की बाउंड्री पर यानी सरफेस पर होगा। तो ये कंडक्टिंग स्पेस आपकी इक्विपोटेंशियल होगी। फिर ये जो बाउंडिंग सरफेस है इस कंडक्टिंग स्पेस का वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएगा। देयर मस्ट नॉट बी एनी नेट चार्ज at any point in the conducting space। whatever net charge is there, it will reside at the surface bounding the conducting space। ध्यान से समझें जरा, मैं ऊपर जा रहा हूं डायग्राम में। ये जो ब्लू कलर का शेडेड रीजन है, इस शेडेड रीजन में आप किसी भी पॉइंट के अराउंड एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे तो इस गॉसियन सरफेस का फ्लक्स 0 आएगा। क्यों? चार्ज इंक्रीज।
नेट चार्ज। क्योंकि इस सरफेस पे हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, irrespective of the shape and size of the Gaussian surface drawn in the conducting space, the flux through it remains 0। तो इस सरफेस को जितना मर्जी छोटा करते जाओ, जितना मर्जी बड़ा करते जाओ, एज लॉन्ग एज ये कंडक्टर के अंदर है, इसका फ्लक्स 0 रहने वाला है। इससे मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि कंडक्टर में किसी भी पॉइंट पे चार्ज डेंसिटी नहीं है। सर कंडक्टर के अंदर है तो ऐसा कह सकते हैं नेट चार्ज एनक्लोज 0 है, इसलिए फ्लक्स 0 है। नहीं, क्योंकि कंडक्टर में इक्विलिब्रियम में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसलिए वहां पर नेट चार्ज नहीं है। चार्जेस तो प्रेजेंट थे वहां पे, चार्जेस तो प्रेजेंट थे वहां पे, लेकिन अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है कंडक्टर के अंदर, तो किसी भी पॉइंट की नेट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी 0 होनी चाहिए। ओके सर। और सर सरफेस पे सेकंड पॉइंट, सरफेस के एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, दूसरी तरफ नॉन 0 है, तो सरफेस के अराउंड एक गॉसियन सरफेस बनाओगे तो वहां पे कुछ ना कुछ चार्ज एनक्लोज हो जाएगा, बिकॉज उसका फ्लक्स भी 0 नहीं आएगा, है ना। तो इक्विपोटेंशियल का कैसे कह सकते हैं सरफेस? तो चार्ज सरफेस इक्विपोटेंशियल तो हो ही सकता है, चार्ज फ्लो नहीं कर रहा अभी, ये बस चार्ज फ्लो नहीं कर रहा, तो मतलब सरफेस के अलोंग चलने पर चार्ज का मोशन नहीं हो रहा, नहीं तो चार्ज मूव कर जाता। और वैसे भी यहाँ तक थ्रू आउट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी, तो पोटेंशियल तो सब जगह कांस्टेंट ही होना चाहिए। हाँ, तो फिर पोटेंशियल जो कांस्टेंट होगा वो इनर रीजन में होगा किसी पॉइंट पे सरफेस का। मैं सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होगी, इसका मतलब दूसरा कंक्लूजन यहाँ से ये निकल आया। एक कंक्लूजन मेरा यहाँ से ये भी आ गया, सिंस द सरफेस इज इक्विपोटेंशियल। क्यों है इक्विपोटेंशियल? क्योंकि चार्ज फ्लो नहीं कर रहा। अगर सरफेस इक्विपोटेंशियल नहीं होता तो इसका चार्ज तो मोबाइल है, और मोबाइल चार्ज है तो वो फ्लो कर जाएगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। यस सर। तो since the surface is equipotential, electric field outside the surface must be normal to it, right? तो कंडक्टिंग बाउंड्री, कंडक्टर की बाउंड्री के एक तरफ, सुनना ध्यान से, कंडक्टर की बाउंड्री के एक तरफ जिधर कंडक्टिंग रीजन है उधर फील्ड 0 आने वाली है, और दूसरी तरफ फील्ड उसके नॉर्मल आने वाली है। तो ये एक बाउंड्री है मान लो, और इस बाउंड्री के लेफ्ट वाला जो रीजन है वो कंडक्टिंग रीजन है, राइट। तो इसके इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आने वाली है, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड मे नॉट बी 0, ठीक है। और अगर इस कंडक्टिंग बाउंड्री पे चार्ज है, एंड सपोज द चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा, तो एक तो ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू दी सरफेस, राइट। और अगर इस कंडक्टर की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो ध्यान से सुनेंगे मेरी बात आप, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा मैग्नीफाई कर रहा हूं, अगर मैं यहाँ पे एक गॉसियन पिल बॉक्स बनाऊं, ये मेरा कंडक्टिंग रीजन था, और इसमें मैंने एक गॉसियन पिल बॉक्स बनाया। तो इस पिल बॉक्स ने जो एरिया इनक्लोज किया
वो डीएस किया सपोज, तो इसका ये वाला एरिया यानी कि ये वाला एरिया, ये खराब हो जाता, थोड़ी देर ज्यादा काम करते रहो नाराज हो जाता है ये मेरे से। चलो मैं वापस इसको छोटा करता हूँ पहले तो ये जो मैंने पिल बॉक्स यहाँ पे बनाया, इस पिल बॉक्स का सरफेस एरिया, ये वाले फेस का एरिया अगर डीएस है तो इसका फ्लक्स कितना हो जाएगा, ईडीएस। ये बॉक्स है, इसके 6 फेसिस हैं, इसका जो राइट मोस्ट फेस है उसका एरिया डीएस है, लेफ्ट वाले का भी डीएस होगा, और इस राइट वाले से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही हैं तो ईडीएस फ्लक्स हो जाएगा, बाकी के 5 फेसिस से फ्लक्स 0 होगा। कोई डाउट इस स्टेटमेंट में? हैं यहाँ चले गए? है सर। है सर। कोई डाउट इस स्टेटमेंट में? नहीं सर सर। लेफ्ट वाले से फ्लक्स 0 होगा क्योंकि ई क्योंकि 0 वहां है पे ना। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ठीक है। और बाकी सब जगह पे ई और डीएस परपेंडिकुलर ही होंगे, जैसे शीट ऑफ चार्ज में लिखा था, है ना। कौन सर? हाँ और डी फाई की वैल्यू क्या होगी, तो चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, चार्ज इनक्लोज्ड होगा सिग्मा डीएस, बोलो, यस सर। इज इक्वल टू ई इंटू डीएस। तो ई कितना आ गया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो मैं दोबारा से लिख रहा हूं यहाँ पे, तो डी फाई की वैल्यू ई इंटू डी एस फॉर दिस पिल बॉक्स, डी फाई हो जाएगा चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू डी एस, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो एक कंडक्टिंग सरफेस के एक तरफ कंडक्टिंग रीजन है, दूसरी तरफ खाली जगह है। ठीक है, ये ग्रे जो शेड किया हुआ ये कंडक्टिंग स्पेस है, ये ब्लैंक स्पेस है, दिस इज एम्प्टी स्पेस, फ्री स्पेस। एक तरफ फ्री स्पेस है, दूसरी तरफ कंडक्टिंग स्पेस है, और ये बाउंड्री है। तो इस बाउंड्री पे अगर सरफेस चार्ज सिग्मा है तो इसके एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी और दूसरी तरफ सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगी। इनफैक्ट इसको मैं सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू एन कैप करके लिखना पसंद करूंगा, वेयर एन कैप is a unit vector normal to the surface. ठीक है, कोई एजम्पशंस नहीं लिए मैंने, कोई अप्रोक्सीमेशंस नहीं लिए, ये रिजल्ट जो मैं ड्राइव कर रहा हूँ ये हर जगह वैलिड है। जब भी एक कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में आपको दिखाई देगा, जब भी एक कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में दिखाई देगा तो कंडक्टिंग स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होनी चाहिए। इसका मतलब जो भी चार्ज होगा वो बाउंड्री पे दिखाई देगा, कंडक्टिंग रीजन सारा का सारा इक्विपोटेंशियल होगा, बाउंड्री को इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे, सरफेस के एक तरफ कंडक्टिंग स्पेस होगी, एक तरफ फ्री स्पेस होगी। कंडक्टिंग स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, फ्री स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू दी सरफेस ऑफ कंडक्टर होगी, और उसकी वैल्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगी। सर आप एक बार स्क्रॉल अप कर सकते हैं, कंक्लूजन्स लिखने थे। आप ये कंक्लूजन्स लिखो, 2 मिनट का ब्रेक चाहिए मुझे, मैं आ रहा हूँ अभी। ठीक है,
हेलो। हाँ जी, नोटेड। सर बोलो। सर आपने बोला कि पिल बॉक्स के बस एक ही फेज पे फ्लक्स नॉन जीरो होगा, तो उसका हमने इस डेरिवेशन में क्या यूज किया? कुछ नहीं, फ्लक्स लिखा ना ईडीएस। अच्छा ठीक है, ओके उसका सर। ये वाला एरिया डीएस था, हाँ ठीक ये है वाला सर। एरिया डीएस था, तो उसने ये डीएस पार्ट ऑफ दी कंडक्टिंग शीट या कंडक्टिंग सरफेस अपने अंदर इंक्लूज कर लिया उसने। सर अगर वो दूसरा वाला उसका अपोजिट फेज भी में भी फ्लक्स नॉन जीरो होता तो भी यही लिखते। मतलब वहां पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होती। हाँ सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेनी पड़ती है अपने को। अगर बाहर की तरफ हुई तो 2EDS लिखते, जैसा कि एक हमने नॉर्मल शीट ऑफ चार्ज में किया था, जब हमने गॉस लॉ की एप्लीकेशन से केवल स्पेस में इधर भी फ्री स्पेस हो और इधर भी फ्री स्पेस हो, बस एक सिग्मा सरफेस चार्ज चाहिए हो, तो इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई आती है, इधर भी सेम ही इलेक्ट्रिक फील्ड ई आती है। हाँ ठीक है इसमें सर। जब हम पिल बॉक्स बनाएंगे, है ना, इसमें जब हम पिल हाँ बॉक्स सर। बनाएंगे तो इस पिल बॉक्स का फ्लक्स 2EDS 2 आएगा, ADS है। और चार्ज इनक्लोज तो सिग्मा डीएस ही आएगा, डीएस चार्ज अगर इसने इनक्लोज किया है तो शीट का, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आती है। तो अगर आपके पास एक लेयर है चार्जेस की, ध्यान से सुनना आप मेरे पास, अगर आपके पास एक लेयर है चार्जेस की, उसके दोनों तरफ फ्री स्पेस है, तो उसके दोनों तरफ फील्ड आएगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर ये एक कंडक्टिंग सरफेस पे आपको लेयर दिखाई दे रही है, तो इसके एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगी और दूसरी तरफ सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आएगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आएगी।
अब ये नहीं समझें कि यही लेयर वहां पर डिफरेंट फील्ड दे रही है। जब हम गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं तो वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देता है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब जितने चार्जेस वहां पर प्रेजेंट है सबकी, है ना। तो इस कंडक्टर के ओवरऑल सरफेस पे जो सारा चार्ज स्प्रेड है उन सब का रिजल्टेंट इफेक्ट ये है कि इस लेयर के एक तरफ फील्ड 0 है और दूसरी तरफ सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है। कोई डाउट? नहीं सर, ठीक है। चलिए आगे। यहाँ पर मैं एक और चीज आपके साथ डिस्कस करता हूँ, इंटरेस्टिंग है बहुत वो, कि ये जो कंडक्टर का सरफेस मैंने बनाया, ये एक बाउंड्री मैंने बनाई, इस बाउंड्री पे कंडक्टर की सरफेस की बाउंड्री है ये, और इस पे चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। इसके एक तरफ का रीजन ये कंडक्टिंग स्पेस है, एक तरफ का रीजन है ना, दिस इज कंडक्टिंग स्पेस। तो इसमें कंडक्टिंग स्पेस की शेडिंग थोड़ी डिफरेंट बनाता हूँ, कंटिन्यूस दिखे आपको। तो ये ब्लू कलर से जो मैंने शेड किया, लाइट ब्लू कलर से, ये एक कंडक्टिंग रीजन है, ठीक है। तो ये कंडक्टिंग स्पेस है और ये फ्री स्पेस है, ठीक है। हमने एक तो डिस्कस किया कि इस कंडक्टिंग स्पेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी और फ्री स्पेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस सरफेस बाउंड्री के परपेंडिकुलर होगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब जरा आप फोकस करें, यहाँ पे एक छोटा सा पैच ले लेता हूं, और ये जो पैच है इसका एरिया ds है, तो इसके पास चार्ज होगा सिग्मा इंटू ds। तो ये कंडक्टर के सरफेस पे मैंने एक छोटा सा पैच ले लिया, सिग्मा इंटू ds। इस पैच पे जो चार्ज आ रहा है सिग्मा ds, इस सिग्मा ds चार्ज के ऊपर बाकी सारे चार्जेस की वजह से एक फोर्स लग रही होगी बाहर की तरफ, df। और ये जो df है, ये फोर्स बाहर की तरफ लग रही होगी, तो ये P इंटू ds वेक्टर लिखी जा सकती है, वेर P इज दी प्रेशर। जैसे प्रेशर होता है ना, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। तो कंडक्टर के सरफेस पे कोई भी आप एक पैच बनाए ds एरिया का, उसके पास कुछ चार्ज होगा dq, दैट विल बी सिग्मा ds, सिग्मा वहां की लोकल चार्ज डेंसिटी। तो उस पैच पे जो चार्ज है उस पे एक फोर्स लग रही होगी बिकॉज ऑफ द रेस्ट ऑफ द चार्जेस, और मैंने मान ली वो फोर्स df है, तो वो आउटवर्ड नॉर्मल के लॉन्ग लग रही होगी। अभी प्रूव करूंगा कि आउटवर्ड नॉर्मल के लॉन्ग ही आएगी, अलोंग दी सरफेस तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि अलोंग दी सरफेस तो चार्ज फ्लो कर जाता। आउटवर्ड नॉर्मल के अलोंग आएगी, और ये जो आउटवर्ड नॉर्मल के अलोंग फोर्स आएगी इसको P इंटू ds लिख सकते हैं। दिस P इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। तो जब भी कंडक्टर का सरफेस चार्ज्ड है तो इट इज गोइंग टू एक्सपीरियंस एन आउटवर्ड नॉर्मल फोर्स, and that outward normal force per unit area is called electrostatic pressure. तो we'll find out ये कितना आने वाला है। सर हाँ जी, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं ना कि नॉर्मल के लॉन्ग या आउटवर्ड नॉर्मल के लॉन्ग ही, वरना फिर अगर आउटवर्ड नॉर्मल के लॉन्ग नहीं हुई तो सरफेस पे कोई ना कोई कंपोनेंट आ जाएगा हाँ उससे चार्ज इनका, फ्लो कर हाँ जाएगा। चार्ज फ्लो कर जाएगा। तो बिल्कुल आउटवर्ड नॉर्मल के लोगों की वैल्यू कितनी होगी, हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, राइट। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ये जो इसके ऊपर फोर्स लग रही होगी, ये जो इस पे फोर्स लग रही होगी, ये फोर्स रेस्ट ऑफ द चार्जेस की वजह से लग रही होगी। तो लेट अस ट्राई टू कैलकुलेट व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द साइट, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड at the site
ऑफ द चार्ज डी क्यू, जो कि सिग्मा डी इसके बराबर है, ड्यू टू रेस्ट ऑफ द चार्जेस। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस चार्ज को रिमूव कर देते हैं यहां से, और अब देखते हैं यहां कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। मैंने इस चार्ज को यहां से रिमूव कर दिया, और इस चार्ज की एब्सेंस में मैं यहां देखना चाहता हूं कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो सपोज E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ द रेस्ट ऑफ द चार्जेस। ठीक है, तो ये वाला चार्ज हटा दिया मैंने यहां से, और केवल जो रेस्ट ऑफ द चार्ज है उसकी वजह से फील्ड मान लेते हैं E है। ठीक है, ये E सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट नहीं है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट नेट फील्ड थी। नेट फील्ड का मतलब ड्यू टू द रेस्ट ऑफ द चार्जेस एंड द चार्ज दैट आई हैव रिमूव्ड फ्रॉम दैट प्लेस, वो फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, अब इसको आप ऐसे कहें कि अगर मैं वो चार्ज यहाँ पे वापस रख दूं, वो जो चार्ज था सर वो अगर मैं, हाँ जी बोलो। सर आप जो भी सिग्मा एप्सिलॉन वाला कुछ कह रहे थे वो बिल्कुल आवाज कट रही थी, कुछ सुनाई नहीं आया। मैं ये कह रहा था कि ये जो E फील्ड मैंने अभी बनाई है, ये E फील्ड किसकी वजह से है? रेस्ट ऑफ द रेस्ट चार्जेस ऑफ द चार्जेस की वजह से है। ठीक है, हम्म। और ये जो फील्ड मैंने सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट लिखी हुई है, ये होती है नेट फील्ड। नेट फील्ड मतलब जो रेस्ट ऑफ दी चार्जेस हैं प्लस जो चार्ज मैंने रिमूव किया था, अगर वो नहीं रिमूव किया होता तो नेट फील्ड। तो आप ये ब्लैक कलर की लेयर समझ लो, जो लेयर मैं रिमूव करने वाला था वो है ये ब्लैक कलर की जो चार्ज की लेयर है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे रही होगी इधर को E1, एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे रही होगी E1 इधर को, और जो रेस्ट ऑफ दी चार्जेस है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे होंगे इसकी साइड पे, E बाहर की तरफ मान लिया मैंने। ठीक है, यस सर। अब इन रेस्ट ऑफ दी चार्जेस प्लस ये जो ब्लैक वाली चार्जेस की लेयर थी, इसका कंबाइंड इफेक्ट क्या है कि अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है। यस सर। तो क्या मैं लिख सकता हूँ E प्लस E1 इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यस सर। एंड E माइनस E1 इज इक्वल टू 0। बोलो। सर ई अंदर की तरफ दे रहे हैं और E1 भी E1 अंदर की तरफ दे रहे हैं। तो ये जो लेयर है चार्जेस की ब्लैक वाली, फॉर श्योर इसके एक तरफ फील्ड इधर होगी, दूसरी तरफ इधर होगी। तो इसकी वजह से जो E1 आएगी वो फ्री स्पेस में आउटवर्ड नॉर्मल के लॉन्ग होगी और कंडक्टिंग स्पेस में इनवर्ड नॉर्मल के लॉन्ग होगी। हाँ, वैसे ई जो होगी वो भी अंदर की तरफ होगी। ई जो है वो फ्री इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है बाकी चार्जेस की वजह से। तो ये चार्ज फ्री स्पेस में इट कैन नॉट हैव अ रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन की भैया एक पॉइंट से जस्ट आगे राइट साइड की तरफ थी और जस्ट पीछे लेफ्ट साइड की तरफ है। इट हैज टू बी कंटिन्यूअस। 0 तो नहीं है ना ये यहाँ पे, तो इसकी डायरेक्शन तो कंटिन्यूअस ही होगी, बाहर की तरफ ही होगी या अंदर की तरफ ही होगी। नहीं सर, ये चीज समझ नहीं पाया। आपने चार्ज निकाल दिया, वो चार्ज के फाइनल रिजल्टेंट था किसी जो मैंने शीट हटा दी, जो मैंने DS रिमूव कर दिया, उसके बाद जो खाली जगह बची वहां पे, उस खाली जगह में जो रेस्ट ऑफ दी चार्जेस की वजह से फील्ड है वो तो एक ही डायरेक्शन में होगी, उसकी डायरेक्शन बदलेगी नहीं अब्रप्टली वहां पे। क्यों सर? क्यों? अगर उसकी डायरेक्शन बदल गई अब्रप्टली, तो मतलब एक इधर और एक इधर, तो अगर मैं यहाँ पे गॉसियन बॉक्स बनाऊंगा तो इसका फ्लक्स 0 नहीं आएगा। ओके सर। तो इट हैज टू बी इन द सेम डायरेक्शन ताकि गॉसियन बॉक्स का फ्लक्स 0 आ जाए, है ना? यस सर। तो E प्लस E1 की वैल्यू कितनी? फ्री स्पेस में फील्ड यानी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और E माइनस E1 कितना? 0। तो इन दोनों को अगर ऐड कर दूंगा तो 2E की वैल्यू
सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी जी सर। और ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट क्या चीज है? ये है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द साइट ऑफ द चार्ज सिग्मा ds ड्यू टू द रेस्ट ऑफ द चार्जेस। So answer is sigma by 2 epsilon naught. So this is the electric field due to the rest of the charges. So now what is the force experienced by that charge dq? It will be charge into the electric field due to the rest of the charges. उस ds पैच पे जो चार्ज था वो dq था और उस ds पैच के ऊपर रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही थी वो E लग रही थी। तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और E जो है हमारी वो आउटर नॉर्मल के लॉन्ग होती है n कैप इंटू dq। dq की वैल्यू सिग्मा ds, राइट। सो मेरे पास df की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ds इंटू n कैप, या फिर df को लिख सकते हैं सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ds वेक्टर। तो प्रेशर की वैल्यू आ गई सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और ये आ गई फोर्स। तो ये दोनों ही रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। किसी भी कंडक्टर में जो कि एक इक्विलिब्रियम की स्टेट अटेन कर चुका है उसके सरफेस पे कहीं पर भी लोकल सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू अगर सिग्मा है तो वहां किसी भी पैच पे एक आउटवर्ड नॉर्मल फोर्स लग रही होगी df, दैट इज सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ds आएगी। और हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर एग्जिस्ट करता होगा कंडक्टर के सरफेस पे सिग्मा स्क्वायर बाय 2। कोई डाउट किसी को कुछ पूछना है? सर ये रिजल्ट याद रखना है ना? हाँ जी बिल्कुल याद रखना है। सर एक बार स्क्रॉल अप कर सकते हैं? सर आप एक और बार बता सकते हैं E1 क्या था? हम्म E1 कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड? इवन हमारा जो सिग्मा ds चार्ज वहां से मैं रिमूव कर रहा हूं उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके ठीक है। तो वो और E ऑब्वियसली चार्ज, वेक्टर बस बाकी सबके वजह से उस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक हाँ फील्ड? उस रिमूव्ड चार्ज की साइट पर बाकी चार्ज की वजह से कितनी फील्ड है। ओके सर ठीक है। और कोई डाउट? तो अब अगर मैं उस ओरिजिनल सिचुएशन पे एक और वापस आ जाऊं जिसमें मैंने ये लिया था जिसमें प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा थी और यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती थी ई नॉट सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और इसके अंदर मैंने एक ऐसे करके मेटेलिक स्फीयर इमर्ज कर दिया था।
तो द रिजल्ट इज ये मेटेलिक स्फीयर जब मैंने यहाँ पर इमर्स किया तो इस मेटेलिक स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस मेटेलिक स्फीयर के अंदर 0 हो जाएगी, और इसके बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके परपेंडिकुलर होगी। तो अब जो फील्ड लाइंस आएंगी they will terminate at its surface because अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, so they will terminate normally or they will originate normally। तो अब ये सुपरपोजिशन काइंड ऑफ लगा दी मैंने नेट फील्ड लाइंस ड्रॉ करने की कोशिश की है। तो कल वो मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे थे ना सर ये क्या हो रहा है, ये कैसी फील्ड लाइंस बना रखी हैं। हाँ सर। डीएल का क्वेश्चन। So they must terminate normally at the surface of this metallic sphere. 34 question number 34। Now the inside of this conductor becomes field free, और ये फिनोमिनन बहुत तेजी से होता है। जैसे ही कंडक्टर को रखते हैं रैपिडली इसके अंदर का चार्ज अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट करता है, एंड विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम अटेन कर लेता है और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाती है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर लाइटनिंग स्ट्राइक कर रही है तो इज इट सेफ टू स्टैंड बिलो अ ट्री और इनसाइड अ मेटल कार, तो कार के अंदर बैठना ज्यादा सेफ है, क्योंकि कार पे अगर लाइटनिंग स्ट्राइक भी करती है जो कि उसको बहुत सारा चार्ज दे देने वाली है, तो वो चार्ज आपकी कार की मेटालिक बॉडी पे स्प्रेड कर जाएगा, और इस तरीके से स्प्रेड कर जाएगा कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी और पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। तो अगर आप उस कार की बॉडी को टच भी करेंगे तो आपको शॉक नहीं लगेगा, बिकॉज आप कार के अंदर ही बैठे हो, तो you will be at same potential as that of the car and you will not feel a shock due to that. So it is safe to sit inside a car. सर्च मार के देखना नेट पे फैराडेज केज के बारे में। तो फैराडे ने डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया था कि अगर आप एक मेटेलिक ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाते हैं तो उस मेटेलिक ऑब्जेक्ट को जितना मर्जी चार्ज दे दो आपको शॉक नहीं लगेगा। तो उसने एक लोहे का पिंजरा बनाया और उस लोहे के पिंजरे में अपने आप को सस्पेंड कर लिया एक धागे से विदाउट टचिंग एनीथिंग, एंड देन यू सेड यू कीप ऑन गिविंग एनी अमाउंट ऑफ चार्ज टू दिस केज, आई विल नॉट फील एनीथिंग बिकॉज इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। तो जस्ट फॉर योर रीडिंग आप इसको रीड करके देखना। ठीक है जी, आज की क्लास यहाँ पे क्लोज करते हैं। कल हम मीरोडोव की प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे और उससे अगले आने वाली क्लास में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स को आगे कंटिन्यू सर अभी कंडक्टर से क्वेश्चन कर सकते हैं? हाँ, अभी थोड़ा सा और रुक जा, एक क्लास और ले